बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम थर्मल कंडक्टिविटी की बात करेंगे। देखेंगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है, इसके फैक्टर क्या हैं और ये किस तरह से ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होता है, इसके सारे फैक्टर को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये थर्मल कंडक्टिविटी लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है और इसी में से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लो इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये हीट का गर्म से ठंडे पार्ट की तरफ मूव करना ये कहलाता है ट्रांसफर ऑफ हीट या कहलाता है फ्लो ऑफ हीट। लेकिन जब बात आ जाती है यूनिट टाइम, द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लो, हीट की वो मकदार जो मूव करती है इन यूनिट टाइम किसी खास टाइम में इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। यूनिट टाइम 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है। तो मान लो मैं 1 सेकंड के हिसाब से चलता हूँ कि यहाँ से हीट चली और 1 सेकंड में कितनी मूव कर रही है, यहाँ से यहाँ तक ही 1 सेकंड में हीट कितनी मूव करती है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। और इसका फार्मूला होता है क्यू आवर टी। ये किसका फार्मूला है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का। अब ये क्यू क्या है? ये हमारे पास हीट है और ये टाइम क्या है? ये हमारे पास ये जो यूनिट टाइम है वो लिया गया है। अब हीट एक एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो फिर इसका हमारे पास यूनिट बन गया जूल पर सेकंड। तो अगर अलग से डेफिनेशन पूछी जाए कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है, तो आपने इसकी ये डेफिनेशन लिखनी है, ये आपने इसका फार्मूला लिखना है और ये आपने इसका यूनिट लिखना है। एक कॉमन मिस्टेक जो हर बच्चा करता है जब भी थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन पूछी जाती है, तो ये क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी के टॉपिक के फौरन बाद ये स्टार्ट हो जाती है तो बच्चे फौरन ये लिख देते हैं, ये गलत होगी। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की डेफिनेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के हमारे पास 3 फैक्टर होते हैं, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक लेंथ और दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो हीट मूव करती है हॉट से कोल्ड पार्ट की तरफ, अगर हम 1 सेकंड का भी हिसाब लगाएं तो कब कब हीट कम या ज्यादा मूव करेगी। मतलब एरिया अगर कम या ज्यादा कर दें तो भी हीट कम या ज्यादा मूव करेगी, लेंथ कम या ज्यादा कर दें तो भी हीट के मूव करने में फर्क पड़ जाएगा, अगर हम टेम्परेचर में डिफरेंस ले आए तो भी हीट के मूव करने में फर्क पड़ेगा। तो चलिए बारी बारी देखते हैं कि एरिया कम या ज्यादा करने से किस तरह हीट में फर्क पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बताया जा रहा है लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया ए ऑफ सॉलिड कंटेन लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन ईच लेयर। तो पहले मैं इतने को सॉल्व करता हूं। मान ले कि हमारे पास एक ये लेंथ है और इसमें हमारे पास यकीनन एटम भी होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे। लेकिन अगर इतनी ही लेंथ का एक और रॉड ले लूं, लेकिन यहां आप देख पा रहे हो कि एरिया ज्यादा है। अब अगर एरिया ज्यादा है तो यकीनन इसमें एटम की लेयर्स भी ज्यादा होंगी। तो यहां अभी तक हमें यह बताया लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ऑफ सॉलिड कंटेन लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये बात तो हमने देख ली कि अगर एरिया ज्यादा हो जाएगा तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होंगे पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन एरिया एंड हेंस ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब मान लो कि हीट, ये जो एटम है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये हीट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। मतलब कहां से? गर्म से ठंडी तरफ लेके जा रहे हैं, जैसे ये हीट मूव कर रही है। तो यहां कॉमन सेंस है कि यहां इसकी लेयर्स ज्यादा हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम यूनिट टाइम का हिसाब लगाएं तो 1 सेकंड में यहां हीट भी ज्यादा फ्लो करके इधर आएगी। यहां जो फॉर एग्जाम्पल यहां 2 जूल की हीट 1 सेकंड में ट्रांसफर हो रही है, तो यहां पे कितनी लेयर है? 1 2 3 4 लेयर है। तो यहां पे 8 जूल की हीट ट्रांसफर होगी 1 ही सेकंड में। तो हमने देखा 1 सेकंड के हिसाब से जब हमने देखा कि एरिया बढ़ गया तो हीट भी उसकी फ्लो भी बढ़ गया। ये तो क्लियर हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ
कि अगर हमने फ्लो बढ़ाना है तो हमें एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब Q/T मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये हीट का जो फ्लो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ये प्रोपोर्शनल का साइन हमें ये बताता है कि अगर एक तरफ कोई चीज बढ़ेगी तो दूसरी तरफ भी बढ़ेगी। मतलब अगर एरिया बढ़ा दिया है तो इसका मतलब है कि यकीनन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी बड़ा होगा। और अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बड़ा है, ज्यादा हो गया है, तो इसका मतलब है कि एरिया भी ज्यादा हुआ होगा। पहला फैक्टर तो हमने समझ लिया, जिसमें हमने क्लियरली देख लिया कि एरिया अगर ज्यादा या कम करेंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पे भी फर्क पड़ेगा। अब लेंथ देखते हैं, लेंथ में क्या कहता है। लेंथ में कहता है लार्जर इज द लेंथ बिटवीन हॉट एंड कोल्ड एंड ऑफ द सॉलिड, मोर टाइम इट विल टेक टू कंडक्ट हीट टू द कोल्डर एंड स्मॉलर विल बी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इसको देखें जरा, मान ले कि हमारे पास एक ये लेंथ है और मान लो एक हमारे पास ये लेंथ है। अब यहां से देखो कि ये हॉट पार्ट है और इसका ये भी हॉट है और ये कोल्ड पार्ट है और ये भी कोल्ड पार्ट है। अब अगर हीट गर्म से ठंडे की तरफ मूव कर रही है यहां भी, और यहां भी हीट को ट्रेवल करके ठंडे की तरफ जाना पड़ रहा है, तो आप देखो अगर यहां पे 1 सेकंड में 2 जूल हीट ट्रांसफर कर रही है तो यहां मुमकिन है कि ये जो 2 जूल की हीट है इसको यहां तक पहुंचने में कोई 4 सेकंड लग जाए या 2 सेकंड लग जाए। मतलब लेंथ ज्यादा है तो हीट को ट्रेवल करने में टाइम भी ज्यादा लग रहा है। यहां लेंथ कम है तो हीट को टाइम कम लग रहा है। इसका मतलब है कि कम टाइम में यहां ज्यादा हीट फ्लो होगी। मतलब कि अगर लेंथ ज्यादा कर दी जाए तो रेट ऑफ हीट का जो फ्लो है वो कम हो जाता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम हो जाता है। अगर लेंथ कम हो तो ज्यादा हीट निकलेगी। इसका मतलब है जैसे ही लेंथ बढ़ेगी तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या हो जाएगा, कम। तो उसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसे मैं पढ़ूंगा Q/T इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/L। इसका इनवर्सली का मतलब यह है कि अगर लेंथ कम है तो हीट ज्यादा होगी। इनवर्सली का मतलब होता है उल्ट। यहां देखें कि अगर फ्लो ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है लेंथ कम है। तो यहां पे देखें अगर लेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब हुआ कि फ्लो कम है। इनवर्सली का मतलब होता है उल्ट। जैसे डायरेक्टली का मतलब था कि अगर फ्लो ज्यादा है तो इसका मतलब है कि एरिया भी ज्यादा ही होगा, लेकिन इनवर्सली का मतलब होता है उल्ट। चलिए जी, अब हम देखते हैं टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस में बताया जा रहा है ग्रेटर इज द टेम्परेचर डिफरेंस T1 एंड T2 टाइम हॉट एंड between hot and cold phase of the solid, greater will be the rate of flow of heat। यहां आप देखें कि मान ले अगर हमारे पास ये एक कोई ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है। अब इसका टेम्परेचर मान लो अभी हमारे पास 30 केल्विन है और इसका हमारे पास 20 केल्विन है। हम जानते हैं कि जो हीट फ्लो करती है वो हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो करती है। मान लो ये T1 है और ये हमारे पास T2 है। अब भाई इसमें कितना फर्क है टेम्परेचर का, 10 केल्विन का डिफरेंस है। अब हुआ क्या कि इसने अपनी हीट इसको देनी शुरू की। इन द एंड क्या हुआ, ये भी 25 का हो गया और इसका भी टेम्परेचर बढ़ के 25 हो गया क्योंकि इसमें हीट आ रही है। अब हमने देखा थोड़ी ही देर बाद दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, सेम। अब कोई भी गर्म नहीं है क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया है। तो बहुत जल्द ये टेम्परेचर सेम हो गया है तो ये क्या होगा, हीट क्या है, कम फ्लो होगी क्योंकि इनमें टेम्परेचर का डिफरेंस कम था। लेकिन अब अगर देखें कि मैं एक ये हॉट पार्ट लेता हूं और एक ये कोई कोल्ड पार्ट ले लेता हूं किसी ऑब्जेक्ट का, और इसका अभी टेम्परेचर है मान लो हमारे पास 100 केल्विन और इसका 0 है। अब क्या है, इसको यहां से यहां जाने में हीट को टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि अभी ये 0 है, जब ये 90 हुआ तो ये क्या हो गया, 10 हो गया। जब ये 80 हुआ क्योंकि हीट उसमें ट्रांसफर हो रही है, ये 20 हो गया। जब ये 70 हुआ तो ये 30 हो गया। जब ये 60 हुआ तो ये 40 हो गया। और जब ये 50 हुआ तो वो भी क्या हो गया, 50। अब दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, सेम। तो अब जो फ्लो है वो रुकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा टेम्परेचर में फर्क होगा हीट उतनी ही ज्यादा फ्लो करेगी क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम में सेम टेम्परेचर होने में टाइम लगेगा।
इसलिए हमारे पास यहाँ क्या आ गया कि जो Q/T है, रेट ऑफ फ्लो फीट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T1 माइनस T2। मतलब कि ये टेम्परेचर के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, रेट ऑफ फ्लो फीट उतना ही ज्यादा होगा, हीट उतनी ही ज्यादा मूव करेगी। चलिए जी, ये हमारे पास तीनों निकल आए। अब हमने क्या करना है, हमने इन सब को कंबाइन करना है। तो मैं पहले ये वाली स्टेटमेंट ले लेता हूं, Q/T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के, फिर मैं ये ले लेता हूं Q/T इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ के, फिर मैं ये ले लेता हूं, यहां लिख लेता हूं Q/T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T1 माइनस T2। ये कैसे आए ये मैं आपको बता चुका हूं। अब अगर इसमें देखें तो इन तीनों स्टेटमेंट में हमारे पास जो सेम है वो मुझे नजर आ रहा है, Q/T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये दोनों चीजें मुझे सेम नजर आई हैं। अब अगर देखें इसमें तो एरिया इसके सामने है, तो एरिया को मैंने यहां सामने लिख दिया। लेंथ जो है वो नीचे है डिवाइड में, तो यहां लेंथ को मैंने नीचे लिख लिया। ये प्रोपोर्शनल जो T1 माइनस T2 प्रोपोर्शनल के सामने है, तो यहां भी मैं प्रोपोर्शनल के सामने लिख दूंगा T1 माइनस T2। तो ये इस तरह से हमारे पास स्टेटमेंट बनेगी कुछ यूं। अब ये कैसे बनी मैंने बता दिया। एरिया ऊपर क्यों आया, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल के सामने था, तो मैंने सामने लिख दिया। T1 माइनस T2 सामने क्यों आया, ऊपर क्यों आया, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल के सामने है। L नीचे क्यों आया, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल के नीचे है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास स्टेटमेंट बन गई। अब मैं अपनी सारी वीडियो में शुरू से बताता आया हूं कि जब भी हमारे पास प्रोपोर्शनल का साइन हो तो इसको खत्म करने के लिए हम दो चीजें लगाते हैं, एक इक्वल लगाते हैं और दूसरा हम कांस्टेंट लगाते हैं। अब कांस्टेंट अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, के हो सकता है, सी हो सकता है, ये डिफरेंट होते हैं। यहां भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे। इस प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करने के लिए मैं दो चीजें लगा दूंगा। वो कौन सी, एक मैंने इक्वल लगा दिया और एक मैंने के लगा दिया। बाकी सारी चीजें ऐसे प्रोपोर्शनल का साइन खत्म हो गया। तो ये फाइनल हमारे पास अभी क्या निकल के आया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। लेकिन हमारे टॉपिक का नाम क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। अगर मुझे के निकालना है तो के इक्वल के इसी तरफ रहेगा। ये वाली सारी वैल्यू, एल नीचे है तो एल ऊपर चला जाएगा, ए ऊपर है तो ए नीचे आ जाएगा, टेम्परेचर ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा। कुछ इस तरह से हमारे पास फाइनल फार्मूला बन जाएगा। यहां देखें के इधर ही है, Q/T इधर पहले ही था। ये वाली सारी वैल्यू दूसरी तरफ जाके उल्ट हो जाएगी। एल नीचे था ऊपर चला गया और जो चीजें ऊपर थी वो नीचे आ गई। यहां इसका फार्मूला भी ड्राइव हो गया। अब थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट बहुत दफा बोर्ड में एज एमसीक्यूज भी पूछा गया। उसका यूनिट होता है वाट पर मीटर पर केल्विन। ये आपने यूनिट भी याद करना है। चलिए जी, अब देखते हैं हम कि व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी, कि ये थर्मल कंडक्टिविटी क्या है। तो थर्मल कंडक्टिविटी को देखते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, कि इसमें भी हीट फ्लो हो रही है अक्रॉस द ऑपोजिट फेस ऑफ द मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस मेंटेन एट टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन इज कॉल्ड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस। इसमें क्या कहा जा रहा है कि मान लें कि 1 मीटर क्यूब है हमारे पास। क्यूब कितना है, 1 मीटर क्यूब है। कुछ इस तरह से मैं इसको बना लेता हूं। ये क्यूब है और इसका टेम्परेचर यहां पे है 3 केल्विन और यहां पे है 2 केल्विन। तो इस साइड का और इस साइड का कितने केल्विन का फर्क है भाई, 1 केल्विन का फर्क है। अगर 1 मीटर क्यूब हो और हीट हॉट, डेफिनेटली हीट ने तो गर्म से ठंडे की तरफ जाना है, हीट ये फ्लो कर रही हो और दरमियान में 1 केल्विन का डिफरेंस हो, तो हम इसे बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। कुछ इस तरह से हमारे पास है। ये 1 मीटर इसकी चौड़ाई है और यहां से लेके यहां तक का जो फासला है वो 1 केल्विन का। आप देख रहे हो लेयर्स का कलर चेंज होता गया है। जितना यहां पे देखें, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उस हिसाब से लेयर में फर्क आता जाएगा। अब यहां पे इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं और यहां ये रहा इसका फार्मूला। चलिए, अब अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं आपको इसका यूनिट बनाना सिखाता हूं। यूनिट कैसे बनेगा, यहां के तो रहेगा ऐसे ही। ये Q/T का हमने देखा था, हमारे पास यूनिट होता है जूल। चले मैं अभी लिख देता हूं। ये हीट है हमारे पास और हीट एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट होता है जूल। टी हमारे पास टाइम है, इसका लिख लिया मैंने सेकंड। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ऊपर है लेंथ, लेंथ मतलब एल लेंथ है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। नीचे हमारे पास एरिया है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। और ये हमारे पास
टेम्परेचर है और टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। अब आप ये कह सकते हो कि सर नीचे तो T1 माइनस T2 लिखा है, आपने एक केल्विन क्यों लिखा है? भाई T1 माइनस T2 को आप डेल T भी लिख सकते हो, तो ये एक ही T है तो हम केल्विन लिखेंगे। अब आगे हमने क्या करना है, जो मीटर है 1 मीटर इससे कट हो गया, तो ऊपर यहां पे देखिए हमारे पास बचा जूल पर सेकंड, ये ऐसे ही लिख दिया मल्टीप्लाई, ये इसका क्या आ गया मीटर नीचे आ गया, क्योंकि ऊपर तो 1 आ गया क्योंकि ये मीटर कट हो गया, और नीचे केल्विन बचा। अब क्या होगा, ये जूल पर सेकंड बन जाएगा क्योंकि एस ऊपर चला जाएगा। इसी तरह ये जो मीटर है ऊपर जाके हमारे पास बन जाएगा पर मीटर, और ये जो के है ऊपर जाके बन जाएगा पर केल्विन, कुछ इस तरह से। अब हम जानते हैं कि ये जो जूल पर सेकंड होता है ये वाट के इक्वल होता है, और मीटर पर मीटर ऐसे ही रहेगा और पर केल्विन भी ऐसे ही रहेगा, और फाइनली हमारे पास जो बन के आएगा वो बनेगा वाट पर मीटर पर केल्विन। तो होप सो बच्चे आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।